नमस्कार दोस्तों, चयन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है न्याय या सिलोजिज्म। स्टूडेंट्स देखिए, इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हमने ये टॉपिक इसीलिए लिया है ताकि इस कंफ्यूजन को हम दूर करने की पूरी कोशिश कर सकें। ठीक है, तो चयन ट्यूटोरियल की ओर से इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल सेंटेंस, अंशव्यापी यानी कि पार्शियल सेंटेंस, सर्वव्यापी के अंतर्गत सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, और ठीक इसी प्रकार अंशव्यापी के अंतर्गत भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो इससे ये तो समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टॉपिक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स को बार बार पढ़ने के बाद भी इस टॉपिक में कभी ना कभी कंफ्यूजन हो सकता है या अक्सर हो जाता है। तो हम इस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे और एक बार में मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा। मैं इसके लिए कई अलग अलग वीडियोस में आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक सेंटेंस की जिसको हम लोग बोलेंगे सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉजिटिव की। कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को लेते हुए एक एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाएं, है ना। इससे ये होगा कि आपको वीडियो देखने में और उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसी वीडियो को में हम देखते हैं कि हम इस सेंटेंस में आज सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल सेंटेंस को कैसे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सीधे यूनिवर्सल सेंटेंस की। अब यूनिवर्सल में मैं बात करने वाला हूं किसकी? तो यूनिवर्सल में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब पहले तो आप एक समझ लीजिए कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, और जिन्होंने भी पेपर दिया है या फिर आपने कोई पुराने क्वेश्चन पेपर को कभी ना कभी अगर देखा हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है और आप इस चीज को समझ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, है ना। चलिए सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट कैसे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस या दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस या कभी कभी उससे ज़्यादा सेंटेंस भी देखने को मिल सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि दो सेंटेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं दो सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना होगा कि एक सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ते हैं ना भाई, सीधे थोड़े ऊपर चढ़ जाएंगे अपन। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं सर्वव्यापी की बात कर रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस में सभी का यूज होता है ना। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एक कथन यानी कि एक होती है स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, एक कथन हमने लिखा कि सभी सभी हमने लिख दिया यहाँ पर सभी जो है कलम। एक फॉर एग्जाम्पल लिखा हमने सभी कलम, है ना, सभी पेन या सभी कलम। हमने लिखा कि पेंसिल है। ठीक है, तो सभी कलम क्या है? पेंसिल हैं, ये हमने लिखा। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कलम की जगह पे या पेंसिल की जगह पे। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि कलम पेंसिल कैसे हो गई। ठीक है, उसने अगर लिख दिया है इस क्वेश्चन पे कि सभी कलम पेंसिल है, तो आपको ये मान करके चलना है कि सभी कलम पेंसिल होती है। अगर कहा जाए कि सभी चौक डस्टर है, तो ये भी मानना पड़ेगा भाई कि सभी चौक क्या है? डस्टर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। यहाँ पर हम अपना अलग से ये नहीं सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कलम क्या हो गई? पेंसिल हो गई, या चौक क्या हो गया? डस्टर हो गया। ठीक है, तो पहली चीज जो नए स्टूडेंट होंगे वो इस चीज को ध्यान देंगे कि आप ये नहीं सोचेंगे कि कलम पेंसिल कैसे हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट में जो लिखा है
उसी को आधार मानकर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें क्या करता है, बहुत सारे दे देता है, क्या इसके कंक्लूजन दे देता है, बहुत सारे इसके निष्कर्ष दे देता है। तो वैसे तो निष्कर्ष में आपको ABCD ही मिलेगा, लेकिन उस ABCD या कभी कभी E भी होता है, तो उस ABCD के फॉर्मेट में काफी सारे स्टेटमेंट को बदल बदल के दे दिया जाता है। तो मैं काम करता हूं, मैं काफी सारे स्टेटमेंट्स लिख देता हूं जिनमें से हम सही या गलत, मतलब क्या निकाला जा सकता है और क्या नहीं निकाला जा सकता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिखा कि कुछ कलम पेंसिल हैं। ठीक है, कुछ कलम पेंसिल हैं। सेकंड मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कुछ पेंसिल जो हैं, है ना, यहाँ लिख दिया हमने कुछ पेंसिल क्या हैं, कलम हैं, कुछ पेंसिल कलम हैं। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सभी पेंसिल जो हैं वो क्या हैं, कलम हैं, सभी पेंसिल कलम हैं। और देखिए सभी कलम पेंसिल है, ये तो स्टेटमेंट में दिया ही है, तो उसको हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर लिखा गया है यहाँ पर तो ये तो सही होना ही है। चलिए फिर भी मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया सभी कलम क्या हैं, पेंसिल हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि इसके अंतर्गत कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए कि कुछ कलम पेंसिल नहीं है, होता है ऐसा, नहीं है वाले सेंटेंस भी देखने को मिलेंगे आपको। या फिर आ जाए कि कुछ पेंसिल, उल्टा कर देते हैं इसको, है ना, कुछ पेंसिल क्या नहीं है, तो कुछ पेंसिल कलम नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी लिख देते हैं हम लोग। और साथ में हम क्या लिख देते हैं कि एक हम लिख देते हैं कि जैसे मान लीजिए पेंसिल और कलम का कई तरीके से हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया है। और अगर बोल दिया गया कि जैसे ये देखिए हमने क्या लिखा, सभी पेंसिल कलम है, सभी कलम पेंसिल है, ऑलमोस्ट हमने लगभग सारी चीजें लिख दिया है। और भी कुछ अगर बनाएगा तो वो आप कैसे पता लगाएंगे, इसकी बात हम करने वाले हैं। अब देखिए, अब बोले सर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये तो स्टेटमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट के निष्कर्ष हो गए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम क्या करें सर, इसमें कुछ वाला बनाएं कि सभी वाला बनाएं, कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उस समय तो समझ में आ जाता है, बाद में लगता है कि सर ये तो कंफ्यूज हो गया हम इसमें थोड़ा सा। अब देखिएगा इस चीज को ना बड़ा ही सिंपल तरीके से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम, एक चीज याद रखिएगा, डायग्राम हर कंडीशन पे आपको सही आंसर नहीं देगा, लेकिन कुछ कंडीशन पे डायग्राम का सही आंसर हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा और वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए कैसे। जनरली हर आदमी इसको क्या करता है, डायग्राम के थ्रू सॉल्व करता है, बिल्कुल ठीक तरीका है। लेकिन डायग्राम आपको सारी चीजें सही नहीं बताएगा, जैसे सभी वाले में ठीक है, लेकिन जहाँ कुछ वाले की बात आएगी तो डायग्राम से आप और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सभी कलम क्या है, पेंसिल हैं। तो देखिए एक छोटा सा इसको समझने के लिए डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, भाई सभी कलम पेंसिल है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो कलम है वो कलम पूरी की पूरी किसके अंतर्गत आ रही है, तो वो आ रही है पेंसिल के अंतर्गत। ये आपको मान लेना है। अब बोले क्यों मान ले, ठीक है भाई, तो इसीलिए मान ले क्योंकि यहाँ पर कथन में ऐसा लिखा हुआ है, तो भाई मानना तो पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना है तो, है ना। तो यहाँ पर बात आती है कि सभी कलम क्या है, पेंसिल हैं। तो अगर सभी कलम पेंसिल हैं तो आप एक ऐसा डायग्राम बना के समझ सकते हैं और इससे आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं। तो पहला, इसमें केवल मात्र अगर आप बात करें तो जो लिखा है इसके अलावा केवल दो ही स्पष्ट निष्कर्ष हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, है ना भाई। क्या करेंगे, केवल दो स्पष्ट निष्कर्ष हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए।
क्योंकि सभी कलम पेंसिल हैं। इसका मतलब कलम का पूरा भाग किस में आ रहा है, पेंसिल में आ रहा है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको ये कहूं कि आप ऐसा मान लीजिए कि भाई छत्तीसगढ़ किसमें आता है, भारत में आता है, इंडिया में आता है। अगर ऐसा कह दिया जाए कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा कि मैं अगर ये कहूं कि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ इंडिया में है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ भारत में है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं निकलता कि छत्तीसगढ़ का कुछ भाग भारत में है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ भारत में है तो फिर कुछ भाग भारत में है क्यों बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शहर है बिलासपुर, क्या शहर है भाई, बिलासपुर है ना। अच्छा, चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से ये अपन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ मैंने बिलासपुर भी लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है कि बिलासपुर जो है वो भारत में है। क्या मैं ये कह सकता हूं, कह सकता हूं कि नहीं भाई, है ना। मतलब अगर कथन ये हुआ कि छत्तीसगढ़ भारत में है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ भारत में है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ में आने वाला एक शहर जो है बिलासपुर वो भारत में है। ये बोलना क्या गलत है, नहीं ना। बिलासपुर भारत में है बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखिएगा, अगर किसी चीज का सभी भाग किसी के अंतर्गत आता है तो फिर उसका कुछ भाग तो उसके अंतर्गत आ ही गया ना। समझ में आ रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी चीज का सभी भाग किसी में आता है तो उसका कुछ भाग तो उसके अंदर आ ही गया, ये तो निश्चित सी बात है। ठीक इसी प्रकार समझिए, उदाहरण के लिए समझिए कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेन है, कितने कलम है भाई, सोच के देखो कितने कलम है। अगर आपने ये सोचा कि इसके अंदर 5 कलम है, तो 5 कलम में से अगर मैं कहूं कि कथन में कहा गया है सभी कलम पेंसिल हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ये 2 कलम 1 और 2 पेंसिल हैं, तो क्या ये बात गलत है, नहीं ना। ठीक है, फिर से बताऊं, सुनो ध्यान से समझो। अगर मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 पांचों पेन पेंसिल हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 2 पेन पेंसिल हैं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि बाकी बचे हुए पेंसिल नहीं है, मैंने तो ये कहा कि ये 2 कलम क्या हैं, पेंसिल हैं, है ना। तो ये बात तो सही है, यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि बाकी के 3 पेंसिल नहीं है। तो अगर ये पांचों पेंसिल हैं तो इसमें से 1 भी पेंसिल है, 2 भी पेंसिल है, 3 भी पेंसिल है, 4 भी पेंसिल है, 5 भी पेंसिल है, आधे अगर निकाल दे तो पेंसिल है ना, और पूरे को ले ले तो भी वो क्या है, पेंसिल है। तो ये सब समझते हुए आप इस पे 2 निष्कर्ष पर आ सकते हैं। अब देखिए वो 2 निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर ये निकल जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर देखिए एक तो कलम पेंसिल है वाला तो है ही, तो मैं कह सकता हूं कि कुछ कलम, अभी अपन ने बात की है ना, क्या बोल सकते हैं हम, कुछ कलम क्या है, तो कुछ कलम क्या है, पेंसिल हैं। ये कह सकते हैं हम लोग कि कुछ कलम क्या है, पेंसिल हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पेंसिल का भी कुछ भाग तो कलम है, पेंसिल का भी कुछ भाग कहाँ आ रहा है, कलम है। जैसे इंडिया का कुछ भाग छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल, क्या कह सकते हैं, कुछ पेंसिल जो है वो क्या है, क्या है भाई, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई सेंटेंस देखने को मिला कि सभी कलम पेंसिल है, तो सभी कलम अगर पेंसिल है तो उसका एक निष्कर्ष तो ये निकल जाएगा कि कुछ कलम पेंसिल है, एक ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि कुछ पेंसिल भी क्या है, कलम है ना। इसके अलावा अगर ये बोलेगा कि भाई सभी कलम पेंसिल है, तो देखिए ये तो लिखा ही हुआ है तो उसको तो सही मानेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या सर सभी पेंसिल कलम है को सही मान सकते हैं, तो नहीं, है ना। सही मानना मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यहाँ पे निष्कर्ष निकालने की बात हो रही है और ये निष्कर्ष इससे नहीं निकलेगा। तो आप 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा, अगर सभी कलम पेंसिल है तो इसके 2 निष्कर्ष निकलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से, तो कुछ कलम पेंसिल हो जाएंगे और कुछ पेंसिल क्या हो जाएंगे, कलम हो जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी निकालेंगे तो उस चीज को
स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर उसको नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा हो, ध्यान रखिएगा, अगर इसके साथ में कुछ और सेंटेंसेस मिला दिए जाएं, कुछ और कथन, तो इसका स्वरूप बदल जाएगा, है ना। अभी मैं सिर्फ एक ही कथन को लेकर के बात कर रहा हूं, अगर हम 2 की या 3 की बात करें तो उनके अनुसार हमको निर्णय लेना होगा, लेकिन समझने का काम एक से ही स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। एक समझेंगे तो 2 या 3 को समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनमें से क्या सही है, तो आप खुद बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या समझ में आया। तो मैंने क्या बोला था, अब इसके अनुसार देखिए, क्या कुछ कलम पेंसिल है, क्या कुछ कलम पेंसिल है, सही या गलत? सही। क्या कुछ पेंसिल कलम है, क्या कुछ पेंसिल कलम है, बिल्कुल ये भी सही है। क्या सभी पेंसिल कलम है, तो बोले सर सभी पेंसिल कलम है, ये तो आपने नहीं कहा कि ये सिद्ध हो सकता है, बिल्कुल भाई। तो इसको हम लोगों को यहाँ पर गलत करना पड़ेगा, यानी कि हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इससे, है ना। फिर आया सभी कलम पेंसिल है, तो सर ये तो लिखा हुआ है कि सभी कलम पेंसिल है, तो बिल्कुल ये बात क्या होने वाली है, सही होने वाली है। कुछ कलम पेंसिल नहीं है, तो बोले सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, यहाँ तो कलम पेंसिल है बोला है, नहीं है कि तो बात ही नहीं हो रही है। तो बिल्कुल सही बात किया आपने, इसको हम लोग यहाँ पर सही नहीं मान सकते। और कुछ पेंसिल कलम है, ये भी सही यहाँ पर नहीं निकलने वाला है। तो इसका मतलब इससे हमारे 2 निष्कर्ष निकल गए। कौन से? कुछ कलम पेंसिल है और कुछ पेंसिल कलम है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर सभी कलम पेंसिल है की बात आती है, तो सभी कलम पेंसिल है, तो कुछ कलम पेंसिल होगी और कुछ पेंसिल क्या होगा, कलम होगा। ठीक है, अब इसकी जगह कुछ भी लगा दीजिए। आप कलम पेंसिल की जगह पे यहाँ पे सेब लगा दीजिए, यहाँ पर आप आम लगा दीजिए, तो बिल्कुल क्या होने वाला है। अब आप बोल बता के देखिए, सोच के देखिए कि इसके क्या निष्कर्ष निकलेंगे। 2 कौन से निष्कर्ष निकलेंगे? पहला निष्कर्ष ये होगा कि अगर सभी सेब आम है तो फिर क्या होगा, कुछ सेब आम है और कुछ आम क्या है, सेब है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। आप कह सकते हैं कि सभी मोबाइल अगर मान लीजिए कि टीवी है ना, मान लीजिए सभी मोबाइल अगर टीवी हैं, तो अगर सभी मोबाइल टीवी हैं तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है भाई? इसका निष्कर्ष निकल सकता है कि अगर मोबाइल टीवी है तो टीवी भी क्या होंगे, मोबाइल होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये तो हुआ एक कथन के साथ में, है ना। ये किसके साथ में हुआ, एक कथन के साथ में। अगर एक से अधिक कथन आते हैं तो उस पे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक से अधिक कथन वाले सेंटेंस को भी अपन बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि एक से अधिक कथन अगर हों तो क्या किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि चलिए एक से अधिक कथन को अगर हम ले लें, तो यहाँ पर एक सेंटेंस तो ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। अपन कथन नंबर 2 भी ले लेते हैं। तो अपन लिख लेते हैं कि यहाँ पर एक ले लेते हैं कि सभी, ध्यान रखिएगा मैं यूनिवर्सल सेंटेंस बता रहा हूँ, सभी वाले। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सभी पेंसिल, बोल देते हैं कि सभी पेंसिल क्या है, तो सभी पेंसिल जो है वो है, अपन कह देते हैं कॉपी है। चलिए ठीक है, सभी पेंसिल क्या है, कॉपी है। अब बोले सर ये तो 2-2 आ गया, अब 2-2 का क्या करें? तो वही चीज करना है जो अपन ने पहले किया था, कुछ नया नहीं है। देखिए, है ना, सबसे पहले अपने पास एक वही सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? सभी कलम पेंसिल है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, सभी कलम पेंसिल है, तो कुछ कलम पेंसिल है और कुछ पेंसिल क्या है, कलम है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बात आ गई यहाँ पर किस चीज की, कि अगर मैं कहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ भारत में है, ठीक है, तो आप बोले सर ये तो वही बात हो गई ना पहले वाली। हाँ बिल्कुल वही है। और अब मैं बस ये कह रहा हूं कि भारत जो है वो किसमें है, वो एशिया में है ना। देखिए, अगर हम ये बात करें कि छत्तीसगढ़ भारत में है और भारत अगर कहाँ पर है, एशिया में है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 सेंटेंस को मिलाया गया है, तो इसमें से आप वही निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। इसका कुछ भाग इसमें है, इसका कुछ भाग इसमें है ना, ये सभी तो इसमें है ही।
और ऐसे ही इन दोनों में भी कुछ कुछ भाग को लेते हुए आप बात करेंगे। तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि हमने सभी वाले सेंटेंस में कलम और पेंसिल के साथ क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर सभी कलम पेंसिल हैं तो कुछ कलम पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल भी क्या है, कलम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर सभी पेंसिल कॉपी हैं तो कुछ पेंसिल कॉपी हैं और कुछ कॉपी भी क्या होंगी, पेंसिल होंगी, है ना। फिर से समझिएगा, अगर सभी कलम पेंसिल हैं तो कुछ कलम पेंसिल है और कुछ पेंसिल कलम है। अगर सभी पेंसिल कॉपी हैं तो कुछ पेंसिल कॉपी हैं और कुछ कॉपी भी क्या होंगी, पेंसिल होंगी। ये स्पष्ट निष्कर्ष हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पर इसको देखें तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिलाएं और एक और बना दे। देखिए ये क्या निकाल के दे रहा है, ये निकाल के दे रहा है कि सभी कलम पेंसिल हैं तो कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल कलम है। ये अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब बस अपन ये सेकंड सेंटेंस को मिला देते हैं यहाँ पर, और जहां पर कहा गया है पेंसिल को किस में डाल दिया है, कॉपी में डाल दिया है, तो बस पेंसिल को आप कॉपी के अंदर रख दो। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दो निष्कर्ष और निकल करके आ गए। क्या, कुछ पेंसिल कॉपी है और कुछ कॉपी क्या है, पेंसिल है ना। मतलब दो निष्कर्ष और निकल गए इनके अलावा। ये देखिए, ये तो दो था ही अपने पास, ये दो क्या थे, अपने निष्कर्ष थे। इनके अलावा क्या निकल करके आ गया, चलिए बताइए क्या निकल करके आ गया। तो एक निकल गया अपने पास सेकंड वाले से ना, क्या निकला, कुछ पेंसिल क्या है, कॉपी है, कुछ पेंसिल कॉपी हैं। और सेकंड क्या निकल करके आ जाएगा कि कुछ कॉपी भी क्या है, तो कुछ कॉपी पेंसिल है। ये यहाँ पर निकल करके आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये चार सेंटेंस क्लियरली निकल गए। ठीक है, बोले अब बस ये चार ही निकलेंगे क्या, नहीं, चार इसीलिए चार तो निकल ही रहे हैं, लेकिन अब देखिए आप, अब इनडायरेक्टली ही लेकिन कलम और कॉपी का संबंध भी जुड़ चुका है ना। किसका संबंध जुड़ चुका है, कलम और कॉपी। तो याद रखिए, जो कलम और पेंसिल के साथ में संबंध था, जो पेंसिल और कॉपी का संबंध में था, अब वही संबंध कलम और किसका हो चुका है, कॉपी का भी हो चुका है ना। तो इसका मतलब यहाँ से भी ये निष्कर्ष निकल करके आ सकता है। देखिए ये पूरा का पूरा, जैसे छत्तीसगढ़ इंडिया में है, इंडिया एशिया में है, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा कहाँ पहुंच गया भी, एशिया में अपने आप आ गया। तो बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं कि कलम भी पूरी की पूरी कहाँ गई, कॉपी में। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी कलम किसके अंतर्गत आ जाएगी, कॉपी के अंतर्गत आ जाएगी। सभी कलम क्या है, कॉपी है। इससे आप समझ सकते हैं इस चीज को। और दूसरा वही संबंध जो इन दोनों में था कि भाई अगर सभी कलम कॉपी है तो वही चीज हो गई कि कुछ कलम भी कॉपी है और कुछ कॉपी भी क्या है, कलम है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कुछ कलम, देखिए कुछ कलम कॉपी, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब इन दोनों के संबंध जुड़ा था तो इसमें क्या हुआ था, कुछ कलम पेंसिल बनी थी और कुछ पेंसिल कलम बनी थी। तो जब इन दोनों का संबंध जुड़ गया है तो कुछ कलम क्या हो जाएगी, कुछ कलम हो जाएगी कॉपी, और साथ में कुछ कॉपी क्या हो जाएगी, पेंसिल हो जाएगी। कुछ कॉपी क्या हो जाएगी, पेंसिल हो जाएगी। ठीक है तो इसका मतलब ये निकल करके आ गया कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है ना। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया है तो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे किस चीज की, अगले सेंटेंस की, यानी कि, लेकिन उससे यानी कि किसका, नकारात्मक की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज मेरे को बता सकते हैं क्या, कि अगर मैं ये कहूं, ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा कोई एग्जांपल और लेकर के बात करूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि सभी फल सब्जी हैं, क्या है भाई, सभी फल क्या हैं, सब्जी हैं, सभी फल सब्जी हैं। और फिर मैंने कहा कि सभी फल सब्जी हैं, और एक मैंने सेंटेंस ले लिया कि सभी सब्जी जो हैं
उनको हम कुछ और बना देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं सभी सब्जी जो है वो पानी है, कुछ भी बोल देते हैं, सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर ये दो चीजें मैंने कहा, तो अब अगर आप बात करें कि इसमें से, तो इसमें से आप कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आप क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, दोनों को जोड़ करके जो बनेगा, है ना, क्या बनेगा, दोनों को जोड़ करके जो निष्कर्ष बनेगा वो निष्कर्ष आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ निष्कर्ष यहाँ पे अपने मन से लिख देता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पर कि कुछ फल सब्जी हैं, कुछ फल क्या हैं, सब्जी हैं। फिर मैंने लिख दिया कुछ सब्जी पानी है। फिर मैंने लिख दिया कि कुछ फल पानी है। फिर मैंने लिख दिया कि सभी फल है, जितने भी फल हैं वो पानी है। तो अगर मैं इतने ही सेंटेंस लिखूं तो क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि ये जो मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं इनमें से कौन से सेंटेंस सही हैं, है ना। और भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने 4 लिखे हैं इनमें से अगर कोई सही है ना, या हो सकता है कि अगर सभी सही हैं तो कौन से होंगे, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंस सही मिलेंगे, तो ये आप बना करके देखिए। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बिल्कुल आप इसका आंसर लिख करके बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। खुद बना करके देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे बनेगा कैसे, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपने 2 सेंटेंस बना लिया और अगर तीसरा भी सेंटेंस डाल दिया जाए तो बस इसके ऊपर आपको एक घेरा बना करके उसको भी उसके अंदर रख देना है इसी कॉन्सेप्ट पर। इसके बाद भी ध्यान रखिएगा कि सर्वव्यापी में हमने सकारात्मक पढ़ा, अगले वीडियो में सर्वव्यापी में नकारात्मक को लेकर के मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके भी सारे डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको अपने पढ़ने में इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको चयन ट्यूटोरियल की ओर से प्रस्तुत किया गया है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें मदद मिल पाए।